एक बार आवाज देख के चले जाना ना। चालू है। सर क्लास नहीं चल रही है, सर क्लास कब स्टार्ट होगी? आप सभी को सबसे पहले तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे को बता दो मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो कि सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है तो अपन क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। इधर वाला सेक्टर डाल देना और वो गेट बंद कर देना, आवाज नहीं होगी ना। एक बार मेरे को हैप्पी न्यू ईयर, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आवाज है क्लियर है? चले इसको कमेंट वाले को वो कर दे, हाँ बस ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो अपन आज से करने वाले हैं पॉलिटी स्टार्ट। राजस्थान की पॉलिटी है वो करने वाले हैं। मैं ये क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले दो तीन बातें बता देता हूं। एक तो ये क्लास अपनी बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। ठीक है ना? हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। दूसरी बात, इसकी जो क्लासेज अपनी होगी, आपको जो ऑफलाइन वाले हैं उनको सबको नोट डाउन करवा दिया जाएगा साथ साथ में। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो उनको जैसे ही पीडीएफ होगी वो अपलोड कर सकते हो। ऑडियो वीडियो क्लियर है सर? क्लियर है सर, ठीक है ठीक है। चलो अब करते हैं शुरू। राजस्थान पॉलिटी है उसके अंदर अपन चीफ मिनिस्टर है वहां से स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री अपन स्टार्ट करें उससे पहले अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसका सिलेबस क्या है। राजस्थान पॉलिटी है उसके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी उसको अपन एक बार देख लेते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री का अपन अलग अलग करके इसको करने वाले हैं। तो अपन सिलेबस के अंदर देखें सबसे पहले, तो पहला आता है इसके अंदर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब राजस्थान का राज्यपाल है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है और राजस्थान की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो तो चीफ मिनिस्टर के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों पार्ट हैं, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो पार्ट हैं। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है क्वेश्चनों का। जैसे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर है उसके अंदर एक तो होता है संविधान के अंदर इनका उल्लेख कहां पे किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है, इस बात का उल्लेख। दूसरा पार्ट होता है उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री है कौन, जब मुख्यमंत्री कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था तब ये काम हुआ था, या ये स्कीम कौन से मुख्यमंत्री के काल में शुरू हुई थी, या मुख्यमंत्री की कुछ व्यक्तिगत बातें भी पूछ ली जाती हैं कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बना था उस समय वो विधायक नहीं था, उस समय वो विधानसभा का सदस्य ही नहीं था, या कोई भी घटनाक्रम उसके टाइम में हुई है। हर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल होता है तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट घटना तो होती है 15-20, तो उन घटनाओं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपन वो तो मुख्यमंत्री और जो अपने गवर्नर है उनका एक एक आएगा उसके साथ करेंगे, और संविधान वाला पार्ट अपने अलग बांट देंगे। ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इसके साथ ही शामिल हो जाएगी। आगे क्वेश्चन आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, या तो अपन करेंगे, आपको भी जैसे आपको पढ़ना हो कि सर हम पढ़े तो कहां से पढ़े, तो अपना जो ओरिजिनल साइट आती है ना अपनी, यहाँ पे डालोगे कि राजस्थान की विधानसभा और उसके ओरिजिनल साइट है, उसके आप एक बार उनके पेज निकाल के देखना, क्वेश्चन एज इट इज वहां से पूछे जाते हैं। अभी राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड की संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ, और जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ उसके अंदर मतलब जो आंसर देख रहे थे अपन पेपर के, तो वो आंसर सीधा का सीधा जो क्वेश्चन उठा रखे ना, सीधी साइट पे जाओ, साइट से उठाए, जो ऑथेंटिक साइट है गवर्नमेंट की वहां से पूछे जाते हैं। आगे आता है हाई कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान। जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान का मतलब है हाई कोर्ट तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके साथ साथ में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या अपना जो तहसील स्तर पे उपखंड स्तर पे जो कोर्ट होते हैं, वो पूरी अपनी राजस्थान की न्याय व्यवस्था है वो देखेंगे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो आरपीएससी है उसके बारे में। उसके बाद आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका गठन कब 1994 में हुआ था, जो कि अपने पंचायती राज और नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव इलेक्शन करवाते हैं, उनके संदर्भ में इसका गठन किया गया था। उसके बाद आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका गठन भी पंचायती राज 72वां 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद आता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट कमीशन ऑफ वीमेन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और लोकायुक्त एंड ऑडिटर जनरल।
इन सब के बारे में अपन को देखना है। ठीक है, तो मेन टॉपिक क्या हो गया अपना, एक टॉपिक तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्टेट लेजिस्लेटिव। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, सिलेबस अपने एकदम टिप्स पे होना चाहिए, एक एक पॉइंट होता है ना वो अपने टिप्स पे होगा ना, तब ही अपना आगे की चीजें हैं वो उतनी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो अपना एक तो सीधा सीधा राज्य का विधानसभा या विधानमंडल, अपना गवर्नर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया। उसके बाद में ये बॉडीज हैं, ये बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। जिसका संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, उसको कानून बना के उसका निर्माण किया गया है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पूछा इसने, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, अपनी संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। वहीं मैं बात करूं आपको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसका संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये क्या है, कानून बना के इसका गठन किया गया है। कानून बनाना और संविधान में उल्लेख होना दो अलग अलग चीजें हैं ना। कानून तो अपने हर बार जब विधानसभा की जो सत्र चलता है तो उस समय 15-20 कानून बनाए जाते हैं, लेकिन वो 15-20 कानून है वो संविधान में तो उल्लेख नहीं होता उनका, तो वो क्या होगी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, या लीगल बॉडी भी कह सकते हैं। लीगल मतलब विधानसभा में विधेयक पारित करके उसका गठन किया। उसके बाद आगे आता है अपना चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, जो अपना सचिवालय है। सचिवालय का पूरी अपन संरचना देखेंगे, इसके अंदर कैसे बॉडी स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, बाद में शासन सचिव होता है, उनका का पूरा क्रम अपने देखेंगे। सर आज से फर्स्ट क्लास है क्या? बिल्कुल आज से ही फर्स्ट क्लास है पूरी, ये अपन पहले सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। उसके बाद में आता है चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ। सीएमओ ऑफिस होता है, उसका क्या काम है, उसका गठन कब किया गया था, उसके अंदर कौन कौन सी हायरार्की सिस्टम क्या होता है, बहुत सी बार इनका हायरार्की सिस्टम है वो पूछा जाता है, वो अपन डिटेल से देखेंगे। डिविजनल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने इतना सा नाम दिया है ना, इसके अंदर अपन देखेंगे कि जिला कलेक्टर है उसका क्या काम होता है, एसडीएम का क्या काम होता है, एडीएम का क्या काम होता है, एसपी का क्या काम होता है, तहसीलदार का क्या काम होता है, पटवारी का क्या काम होता है, वीडियो का क्या काम होता है। बस इसने एक नाम दे दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब पूरा का पूरा जिला प्रशासन है वो इसमें शामिल हो जाएगा। जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, वीडियो वहां से लेके अपन जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वहां तक का पूरा संरचना देखेंगे, उनका काम देखेंगे, उनके पास क्या पावर एंड फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद आता है पंचायती राज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें अपना जो अर्बन लोकल बॉडीज भी शामिल होगा और अपना जो रूरल लोकल बॉडीज, जो अपनी पंचायत समितियां हैं वो भी इसमें शामिल होगी। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो सरकार के द्वारा डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो टॉपिक दिया है ना इन्होंने, ये टॉपिक कई जगह है, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, ये अपन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, राजस्थान की इकोनॉमी में, और ये अपना पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। तो ये 2-3 जगह, और ये करंट अफेयर में भी पूछा जाएगा, तो ये कई जगह है, तो इसको तो अपने प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो अपने देख लेंगे। उसके बाद आता है लीगल राइट्स। देखो एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक होता है लीगल राइट, ठीक है, एक होता है फंडामेंटल राइट। 3 प्रकार के अधिकार होते हैं अपने पास। फंडामेंटल राइट क्या है अपना, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जिनका उल्लेख किया गया ना, वो अपने हो गए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जैसे मुझे प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार है, भाई कोई किसी व्यक्ति को बगैर किसी कोर्ट के या संवैधानिक प्रावधान के अलावा किसी को कोई उसकी हत्या नहीं कर सकता, और वो करता है तो वो कानूनन अपराध होगा, तो वो अपना क्या है, राइट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या हो गया अपना फंडामेंटल राइट, ठीक है। एक होता है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार क्या होगा, राइट तो है ना अपना, वोट दे के आएंगे, कोई रोक नहीं सकता अपन को, वो अपना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, उसका संविधान में उल्लेख किया गया है, लेकिन अपने मूल अधिकारों में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा ये होता है अपना लीगल राइट, जिसका न तो संविधान में उल्लेख किया गया, न फंडामेंटल राइट में उल्लेख किया गया, उसका कानून बना के उसका प्रावधान किया गया है। जैसे जैसे सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है, संविधान के अंदर तो सूचना के अधिकार का कहीं उल्लेख, आरटीआई का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया ना, लेकिन कानून बना के उसका प्रावधान किया गया, तो अपन जाके सीधा किसी से भी सूचना मांग सकते हैं सरकारी कर्मचारी से, उसको बोलते हैं लीगल राइट।
तो ये होता क्या है इसको अपन डिटेल से देखेंगे। मैं बहुत ही एक सुपरफिशियली यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। सर डेली इसी टाइम होगी क्या क्लास? डेली अपनी 11 सवा 11 बजे से 11 से सवा 11 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है सिटीजन चार्टर क्या होता है। सिटीजन चार्टर क्या होता है, ये आप थोड़ा सा देखा होगा कभी किसी बैंक में जाते हो तो बैंक में एक बड़ा सा एक चार्ट लगा होता है यहाँ पे, और उसके ऊपर लिखा होता है नागरिक अधिकार पत्र हिंदी में, या इंग्लिश में लिखा होता है सिटीजन चार्टर एक्ट। और उसके अंदर पूरी बातें लिखी होती हैं कि ये हमारा काम है, आप हमसे ये सूचना मांग सकते हो, पूरी छोटी छोटी बातें उसके ऊपर कम से कम 10-12 ऐसे लाइनें लिखी होती हैं, उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। ये कोई भी किसी भी संस्था में जाएगा कोई व्यक्ति तो उसके कौन कौन से राइट हैं, वो संस्था उनको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, उन चीजों का उसमें उल्लेख होता है सिटीजन चार्टर में। तो इसको अपन डिटेल से देखेंगे, कब से प्रारंभ हुआ, विश्व स्तर पे कब प्रारंभ हुआ, राजस्थान में कब हुआ, इंडिया में कब हुआ, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके माध्यम से अपन क्या क्या कर सकते हैं। और एंड में आता है सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण। ये क्या होता है सामाजिक अंकेक्षण? जैसे क्या होता है, कोई भी काम किया जाता है, नरेगा का कोई भी काम है, नरेगा अपने गांव में होता है, मैं नरेगा योजना है ना, मैं नरेगा योजना में क्या है, कोई भी काम किया गांव में, उसके बाद उस काम का प्रभाव क्या पड़ा है, उस काम का प्रभाव क्या पड़ा है, तो वहां की उनकी जो ऑडिटिंग की जाती है, एक तो सरकार के द्वारा ऑडिट की जाती है, एक वहां के ग्रामीण समुदाय है उसके द्वारा भी ऑडिट की जाती है। तो उसको अपन देखेंगे कि सोशल ऑडिटिंग क्या होती है, इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अपने पूरा का पूरा सिलेबस है पॉलिटी का। ये सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है, 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके 20 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। इसका सिलेबस अपना हद मार के 1 महीने का है, 1 महीने के अंदर अपन इस लेवल पे करेंगे इसको कि इतना एक एक टिप्स पे है ना, मैं आपको चाहे संविधान के अंदर उल्लेख करने वाली चीज हो या फैक्चुअल चीज हो, इतना मैं गारंटी से कहता हूं आने वाले 1 महीने बाद आपको राजस्थान की पॉलिटी में इतना शानदार मतलब तैयार हो जाएगा कि कोई भी पेपर पुराने उठा के देख लेना सिंगल, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो एकदम से। 1 महीने के अंदर अपन राजस्थान की पॉलिटी है वो पूरी कंप्लीट निपटा देंगे, इसको 1 महीना लगेगा अपन को। साथ साथ में अपन याद करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, जैसे टॉपिक पूरा हुआ उसके बाद फिर रिवीजन, बार बार मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास में भी दोबारा, जैसे कोई भी क्लास स्टार्ट होगी तो पहले वाली क्लास है उसको अपन 5-7 मिनट के अंदर समराइज कर देंगे। सर नमस्कार, टारगेट 90% प्लस क्वेश्चन अपने कोर्स में से आने का होना चाहिए। टारगेट नहीं आएंगे ही, ये तो तय है एकदम से, ये तो तय है। सर ये क्लास रिकॉर्डेड भी होगा क्या? बिल्कुल, ये क्लास आप अब नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड देख सकते हो जाएगा हो जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, अभी अपन पढ़ने वाले हैं क्या इसमें, मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास है उसके अंदर अपन देखेंगे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इसका संविधान में उल्लेख, संविधान में उल्लेख, और एक होता है प्रमुख मुख्यमंत्री। अब आप कॉपी और पेन निकाल लो और उसके साथ साथ नोट डाउन कर लेना। 2 चीज होते हैं इसमें, एक होता है संविधान में उल्लेख, जो चीफ मिनिस्टर है उसका संविधान में कहां पे उल्लेख किया गया है वो चीज देखने वाले हैं, और एक देखने वाले हैं अपन प्रमुख मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं। तो संविधान में जो चीफ मिनिस्टर है उसका उल्लेख किया गया है भाग 6 मतलब पार्ट 6 और आर्टिकल 164। मुख्यमंत्री टॉपिक लगा लो, इसके 2 पार्ट हैं, एक तो संविधान में उल्लेख और एक है प्रमुख मुख्यमंत्री कौन कौन है। प्रमुख मुख्यमंत्री की बात करें अपन तो सबसे पहले जो अपना मुख्यमंत्री बनता है हीरालाल शास्त्री, वहां से लेके CS वेंकटाचारी, उसके बाद में जयनारायण व्यास है, टीकाराम पालीवाल है, मोहनलाल सुखाड़िया है, उसके बाद में बरकतुल्ला खां है, हरिदेव जोशी है, भैरव सिंह शेखावत है, उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया है, शिवचरण माथुर है, ऐसे करके आगे जितने भी अपने मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत और वर्तमान में भजनलाल जी हैं, वहां तक के अपन एक एक मुख्यमंत्री के काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ है पूरी मैं स्टोरी के माध्यम से बता दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि अपन 1949 में जी रहे हैं, जब 1970 की बात करेंगे तो पूरी की पूरी घटना लगेगी, हाँ उस समय ये हुआ है। उससे क्या होगा कि आप उन चीजों को कोरिलेट कर पाओगे एक दूसरी चीजों को, ठीक है ना। उस हिसाब से अपन पूरा करेंगे। इस पार्ट में अपन को 2 दिन लगेंगे, कल और परसों के अंदर अपन दोनों ये कर लेंगे। आज इनका संविधान के अंदर क्या उल्लेख किया गया है, संविधान वाला पार्ट है, उसको अपन आज
कंप्लीट करते हैं कि संविधान के आर्टिकल 164 में इसके भी सब पार्ट हैं, वो अपन देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 167 है, उसमें इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है, संवैधानिक कर्तव्य होता है, वो क्या है, उसको अपन एक एक चीज को देखते हैं, समझ गए ना। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो देखते हैं, संविधान में इसका कहां पे उल्लेख किया गया है। तो संविधान की तो अपन ने पहले ही देखा था कि पार्ट पार्ट किस में है, 6 में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल कौन सा हो गया अपना, 164। 164 है, उसके भी सब पार्ट हैं अलग अलग, 164 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। लेकिन आर्टिकल 164 में क्या उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 164 एक में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 6 और अनुच्छेद 164 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 164 एक में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। देखो एक बात लिखी हुई है, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पहली बात तो इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो है नियुक्ति, एक तो क्या है, नियुक्ति है। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, अपॉइंट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर वो निर्वाचित नहीं होता है कि मतलब जनता के द्वारा है, वो मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है। मुख्यमंत्री एज ए विधायक के रूप में ही चुना जाता है ना, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को तो नहीं चुनते। तो राज्यपाल उसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल नियुक्ति किसकी करेगा, राज्यपाल नियुक्ति किसकी करेगा, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसकी नियुक्ति करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे अपने 200 सीटें हैं, 200 सीटें हैं और 200 सीटों में से जिस पार्टी के पास में 101 सीट प्लस आ गई, 200 में से 101 सीट प्लस आ गई, उसका उस जो पार्टी का, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी की आ गई, ठीक है। बीजेपी की सीट आते ही बाद में क्या करेगा, बीजेपी अपना एक नेता चुनेगी, पहले बीजेपी अपने में से एक नेता और चुनेगी कि भाई इसको हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बाद में उस व्यक्ति को अपॉइंट करेगा कौन, गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल 164 एक, ठीक है। यहां तक तो ठीक बात है। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि जैसे 200 सीटें हैं और 200 सीटों में से एक पार्टी है, एक पार्टी है उसके पास कितनी सीटें आई, एक पार्टी के पास सीटें आ गई 95, एक के पास आ गई 70 और एक के पास आ गई 35। अब किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल की ये सब विवेक शक्ति नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है राज्यपाल की कि वो अपनी सब विवेक शक्ति से किसी को, वो बहुमत दल प्राप्त नेता है उसको ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा राज्यपाल, राज्यपाल दो तीन चीजों का ध्यान रखेगा। राज्यपाल सबसे पहले तो सबसे बड़ा दल है ना उसको आमंत्रित करेगा कि भाई आप आ जाओ और आपको एज ए मुख्यमंत्री के रूप में, आपका नेता है उसको एज ए मुख्यमंत्री के रूप में मैं नियुक्त कर देता हूं। पहला तो ये होता है। तो सबसे बड़ा दल क्या हो गया, 95 वाला होगा। उसके बाद वो एक काम करता है कि सबसे बड़े दल को बुलाता है। सबसे बड़े दल वाला राजी नहीं होता है, भाई हम तो मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है, तो जो गठबंधन बनता है, गठबंधन की पार्टियां होती है ना, जो चुनाव से पूर्व गठबंधन होता है उसको आमंत्रित करता है कि भाई चुनाव से पहले जिसका गठबंधन हुआ है उन पार्टियों को आमंत्रित करता है कि भाई आप आके यदि बनाने की स्थिति में हो तो आप बना लो। जैसे ए और बी पार्टी है और इन्होंने गठबंधन कर रखा है, कभी चुनाव से पहले ही कर रखा है, तो बाद में इस ए और बी पार्टी को बुला लेगा कि आप ए बी पार्टी आ जाओ और आपको हमें यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं, आप आपस में सल्ट के बता दो। जैसे महाराष्ट्र में अभी हो रहा है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है और उनके साथ में शिवसेना है। शिवसेना कौन सी वाले, उद्धव ठाकरे वाली नहीं, उद्धव ठाकरे वाले नहीं, जो शिवसेना और उसको बीजेपी है, उन दोनों को मिलकर उनकी जो बहुमत प्राप्त हुआ है तो उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। राजस्थान में ऐसा पहली बार कब हुआ था कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, पहली बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। यह पहली बार कब हुआ था, 1967 में, 1967 में अपना 4th विधानसभा के चुनाव हुए थे, चौथी विधानसभा के चुनाव।
और इसके अंदर अपने पास उस समय थी टोटल 184 सीटें। 184 सीटें थी। 184 सीटें हैं, उसमें से बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए होती हैं? कितनी चाहिए होती हैं? 93 चाहिए होती हैं क्या? 93 कैसे चाहिए होंगी? ये तो 6 हो गया ना, 96 हो गए, 92, 92 चाहिए होंगी, है ना? 92 क्या क्या चाहिएगा? बहुमत चाहिएगा। और उस समय कांग्रेस को सीटें मिली थी, कांग्रेस को सीटें उस समय मिली थी कितनी? 89। कांग्रेस को उस समय 89 सीट मिली थी। तो बाकी की सीटें हैं वो स्वतंत्र पार्टी है और जनसंघ है और निर्दलीय है, इनको मिली थी। तो बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ ना 89 सीटों में। तो अब क्या किया गया? राज्यपाल क्या करता है, उस समय किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया तो यहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, क्योंकि ये भी अपनी सीटें जुटा नहीं पा रही थी। सीटें नहीं जुटा पा रही थी तो क्या होगा? कोई भी पार्टी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? विधानसभा हैंग हो जाएगी एक तरह से। तो बाद में क्या करेंगे? वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। उसके बाद राज्यपाल सबसे जो बड़ा दल है उसको आमंत्रित करता है, कांग्रेस को, और उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया वापिस मुख्यमंत्री बनते हैं चौथी बार। ML सुखाड़िया है वो बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसका कारण क्या था? किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसा कब हुआ था जब किसी भी जो पार्टी है उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, क्लियर उसको मेजोरिटी नहीं मिली थी? वो कब हुआ था? 1967 में। कौन सी विधानसभा में हुआ था? चौथी विधानसभा के अंदर। टोटल सीट कितनी थी उस समय? 184, और उसमें से सबसे बड़ा दल कांग्रेस था, उसको 89 सीट मिली थी। एक एक चीज याद रखेंगे, अपने पहले विधानसभा चुनाव में क्या कहानी हुई थी पूरी पूरी, दूसरी में क्या हुई थी। ये जो पूरी कहानी है वो तो क्लियर होगी कब? जब मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा, ये जब तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे ना, तो पूरी राजस्थान की राजनीति पूरी समझ में आ जाएगी। जो खेल अशोक गहलोत जी के द्वारा, भजनलाल जी के द्वारा किया गया है, हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा लेके और भजनलाल जी तक की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये मुख्यमंत्री कैसे बने थे, कुछ किसने किस समय क्या किया था, क्या नहीं किया था, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और वो कहानी है, उस कहानी के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि 1967 में पहली बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, और उस समय राज्यपाल क्या करता है? अपनी सब विवेक शक्ति का प्रयोग करके जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके नेता को बुलाकर उसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ये ध्यान रखना है। तो आर्टिकल अपन ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले आर्टिकल 164(1), और आर्टिकल 164(1) में क्या पढ़ा है अपन ने? कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बस यही बात है। क्या लिखा? कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्थिति में राज्यपाल सब विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उदाहरण 1967 में राजस्थान में सीएम की नियुक्ति। ये फटाफट नोट डाउन कर लो आप तुरंत प्रभाव से। अब मैं आपके कमेंटों के जवाब दे देता हूं। सर नोट्स क्या पीडीएफ मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। मयंक भाटी, बिल्कुल सबकी पीडीएफ है, वो प्रॉपर तैयार करवा के आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना लो आप। सेकंड है सर, क्लास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगी ना? बिल्कुल होगी रिकॉर्डेड। लाइव तो आप में से बहुत कम लोग ले पाएंगे, लाइव नहीं ले पाओगे, रिकॉर्डेड आपको ये मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर नमस्कार, टारगेट है 90 प्लस से क्वेश्चन अपने कोर्स में से आने का होना चाहिए। बिल्कुल 90% प्लस आएंगे, और ये टारगेट 40 प्लस क्वेश्चन है वो आपके सही होने चाहिए। जो आएंगे ना क्वेश्चन वो सब के सब सही होने चाहिए। बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, और ये सबसे उपयुक्त टाइम है, सबसे सही टाइम पे आप जगह हो, क्योंकि जब भर्ती आई है सब लोग रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में उलझे पड़े हैं उस समय। आप ये करो। अच्छा, आप इंग्लिश वाले लिख रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है।
नोट सर हैंड रिटन होंगे या बोर्ड पीएनजी होंगे? देखो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके तो अपना पूरे कंप्लीट जो हार्ड कॉपी है वो आ जाएगी 1.5 महीने के अंदर, अभी तैयार हो रही है और अभी अपलोड होंगे। वो तो आपको ये वाले नोट्स हैं वही अपलोड करवाए जाएंगे, अलग अलग करवा के करवा देंगे इसमें। सर क्वेश्चन आप जो पढ़ा रहे हो उसमें से ही आएंगे ना? उसी में से आएंगे, एक भी बार नहीं जाएगा। पिछली बार अपने 89 क्वेश्चन पढ़े थे, जो टोटल 100 क्वेश्चन थे उनमें से, अब की बार उससे भी प्लस में ही होंगे। लिखने की स्पीड जल्दी रखनी पड़ेगी और आपको बहुत ज्यादा वेट अपन कर नहीं सकते, या साथ साथ ही लिखते जाए करो उस समय, ठीक है ना? चले। वो जो कहानी है ना वो विधानसभा वाले टाइम में डिटेल से और बताऊंगा। वो बहुत ही छोटा सा मैं आपको बताया था, वो मैं डिटेल से वहां पे बताऊंगा। वो पूरी आपकी एक इमेज बन जाएगी, कैसे कैसे चुनाव हुए थे, कौन सा कब हुआ था, कौन सा मुख्यमंत्री बना, उसके बाद क्या हुआ था, उस समय मंत्री कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष कौन था, प्रतिपक्ष का नेता कौन था, प्रोटेम स्पीकर कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, क्योंकि यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन पूरी कहानी के माध्यम से देखेंगे उस समय क्या सिनेरियो चल रहा था राजस्थान के अंदर। तो उस समय हो जाएगा, उसके साथ में लिखने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अपन ने एक बात पढ़ी यहाँ पे कि राज्यपाल क्या करता है, ये बाद में लिख लेना आप, है ना, बाद में मैं जैसे वो कर दूंगा। अब अपन ने एक यहाँ पे काम किया कि 184 में से 89 सीट आ गई और इसको अपन ने क्या बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनना तो चाहिए बहुमत प्राप्त दल का, बहुमत तो नहीं है, सबसे बड़े दल का बनाया अपन ने। तो इसको क्या होता है कि राज्यपाल के द्वारा एक शर्त रखी जाती है कि एक 1 मंथ के अंदर, 1 माह के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा। और 1 माह में बहुमत साबित नहीं किया ना तो आपको बाद में पद से हटा दिया जाएगा। 1 माह के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुमत साबित, ये ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 164(1) में अपन ने देखा कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी जो पार्टी है उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, उस स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, जो सबसे बड़ा दल होता है उसके नेता को मुख्यमंत्री बना देता है। लेकिन उसको स्पष्ट बहुमत तो नहीं है, लेकिन उसको 1 माह के अंदर उसको बहुमत प्राप्त करना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना थोड़ा कि उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा ही हटाया जाता है। ये दोनों चीजें हैं कि मुख्यमंत्री अपना जो इस्तीफा है वो किसको देता है, रेजिग्नेशन किसको देता है, राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को पद से हटाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत कार्य करने का मतलब राज्यपाल की इच्छा के अनुसार काम करता है। राज्यपाल जब चाहे तब मुख्यमंत्री को उठा सकता है, ऐसा नहीं है। ये नाम तो ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, लेकिन जब चाहे तब वो उसको पद से नहीं हटा सकता। किन स्थितियों में हटा सकता है, 2 स्थिति में हटा सकता है। कौन कौन सी 2 कंडीशन होती है? पहली कंडीशन तो ये होती है, सही है आप, पहली कंडीशन तो क्या होती है कि विपक्ष के द्वारा यदि अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं, तो उस स्थिति के अंदर वो पारित हो जाता है, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। और दूसरा है कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है तो उनको वहां से पद से हटा देता है। 2 कंडीशन, क्या कंडीशन है देखते हैं। एक तो होता है विधानसभा में, विधानसभा में क्या खो देता है, बहुमत या विश्वास खो देता है। दूसरा, विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। पारित हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि जब सीटें, जैसे अब 200 सीटें हैं ना, अब इन 200 सीटों में से क्या होता है कि जैसे जो
जिसकी सरकार होती है उसके पास 105 एक सीट ही होती है। जैसे अभी भजनलाल जी उनके पास सीट है 117 के आसपास, लेकिन जब 104-5 ही सीट होती है ना, तो कभी भी जो नीचे वाले विधायक हैं वो इधर उधर डोल सकते हैं, खरीद फरोख्त की जा सकती है। ठीक है, तो क्या होता है कि विपक्ष वाले बोलते हैं कि अब तो सत्ता पक्ष है, जैसे पीछे गहलोत जी की सरकार थी तो उस समय क्या बोलते थे कि इनके पास बहुमत ही नहीं है, तो बोले बहुमत नहीं है तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव सदैव विपक्ष वाले लेके आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हुआ कि आप जो गवर्नमेंट चला रहे हो ना, इस गवर्नमेंट में सभी विधायकों का मतलब जो बहुमत वाले विधायक हैं उनका विश्वास ही नहीं है, आपके पास 100+ विधायक आपके समर्थन में है ही नहीं, तो वो लेके आते हैं और वो लेके आते हैं और वो पारित हो जाता है। तो वो पारित होने के लिए मत कितने चाहिए राजस्थान में? 100+ चाहिए। तो जैसे ही वो पारित हुआ तो उसको बाद में मुख्यमंत्री या तो स्वतः त्याग पत्र दे देता है, और स्वतः नहीं देता है तो राज्यपाल उनको वहां से पद से बर्खास्त कर देता है, हटा देता है। एक कंडीशन ये होती है कि विधानसभा के अंदर बहुमत विश्वास से खो देता है। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है विपक्ष, और विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष ये कहता है कि हमारे अंदर विश्वास है, तो बात तो दोनों की एक ही हो गई, लेकिन इनकी अब आपको लगता है कि सर अविश्वास प्रस्ताव ये पास कर दो या ये कर दो, बात तो एक है ना, ये पारित हो जाएगा तो मुख्यमंत्री बना रहेगा, और ये पारित हो जाएगा तो हट जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो इसका पूरा खेल होता है ना, वो खेल में इसकी कहानी बाद में समझाऊंगा। जो पिछली बार वो होटलों के अंदर लिए घूमते थे मुख्यमंत्री, तो वो क्यों लिए घूमते थे उसके अंदर अपन देखेंगे, कौन कौन से प्रस्ताव पारित होते हैं, कैसे कैसे क्या होती है। लेकिन अभी यहाँ पे इतना समझ लो कि जब सरकार होती है ना, जिसकी गवर्नमेंट होती है, वो अपना मत पारित करवा लेते हैं अपने पक्ष में, उसको बोलते हैं विश्वास या बहुमत। पारित हो जाता है तो उसको इस्तीफा नहीं देना पड़ता है, और वो पारित नहीं होता है तो उसको क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। दोनों में अंतर बहुत ही बेसिक सा है। नो कॉन्फिडेंस पारित होता है तो देना पड़ता है इस्तीफा, और ये पारित होता है तो सरकार बनी रहती है। दोनों में अंतर होता है। लेकिन ये पारित नहीं होता है तब इस्तीफा देना पड़ता है, और ये पारित होता है तब इस्तीफा देना पड़ता है। समझ गए दोनों में? बस यही बात कहना चाह रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है, उसका बहुमत नहीं रहता है, तो उसको पद से हटा देते हैं। और दूसरा, यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द हाउस हो जाता है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इस्तीफा दे दिया उसके साथ ही मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पूरी पूरी पद से हट जाएगी। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। काउंटिंग होती है वो वहां पे पूरी पूरी। उनमें उनमें से क्या होता है कि जैसे विधानसभा अध्यक्ष होता है ना, वो सदन चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ बैठा है, कि कौन कौन इस प्रस्ताव के पक्ष में है, तो वो आप एक बार बता दो, ताली बजा दो। तो उस ताली बजाने से यदि क्लियर नहीं हुआ, पता चल गया कि यार मतलब 5-4 का ही अंतर आ रहा है और एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, तो बाद में एक एक को बोलेंगे कि भाई हाँ, एक एक हाथ खड़ा कर दो, इसके पक्ष पक्ष में कौन है, तो बाद में एक एक को गिना जाएगा कि भाई कौन कौन है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट उसको गिनती होती है। हो गया? चलो अब देखो आगे जो आर्टिकल आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है आर्टिकल 164 कै। आर्टिकल 164 कै है वो क्या कहता है? आर्टिकल 164 एक ए, इसको कब जोड़ा गया था? 91वां संविधान संशोधन। कब? इसमें क्या लिख दिया? 19वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ये गलती से प्रिंट हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ये 91वां संविधान संशोधन है ना, 91वां है ये, 91 है ये, 91, 91वां संविधान, 91वां संविधान संशोधन 2003। देखो मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि अपना देश आजाद हुआ था, उसके बाद पूरे देश के अंदर किसकी शासन व्यवस्था थी? कांग्रेस की थी।
धीरे धीरे बाद में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी का टाइम आया था, उन्होंने इमरजेंसी वगैरह लगाई थी, तो बाद में धीरे धीरे जनसंघ है उसका भी उभार आया था। बाद में बीजेपी धीरे धीरे और मजबूत होती गई, और बहुत सारे लोक दल है जो यूपी का चौधरी चरण सिंह है उसके नेतृत्व में, वो और बहुत सारी पार्टियां हैं वो और उभरने लग गई थी। अब ये पार्टियां उभरने लग गई तो क्या हुआ था कि किसी भी दल है उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था। 1990 के बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि सेंटर में भी और स्टेटों में भी देखने को मिला था कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, सब गठजोड़ बना के और राजनीति कर रहे हैं। वही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय तो कितने दल थे, कोई 60-70 दल थे उनके, उनसे मिलके और उन्होंने प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसी स्थिति होती है तो बाद में उसमें दिक्कत आती थी एक, और वो दिक्कत सबसे बड़ी ये आती थी कि कोई भी दल आपको सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो बोलता था कि मेरे को 2 कैबिनेट मंत्री चाहिए। कोई भी हुआ तो वो बोला कि मेरे को 4 कैबिनेट मंत्री चाहिए तब मैं सपोर्ट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा आपको। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की एक मजबूरी हो जाती थी कि उनको तो भाई बनाने पड़ते थे, और नहीं बनाते थे तो वो वहां से जैसे ही खींच लिए तो सरकार गिर जाती थी। लेकिन इसका नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा था कि जब ज्यादा मंत्री परिषद बहुत बड़ा हो रहा था तो उसे एक तो सरकार का खर्चा बहुत बढ़ रहा था। भाई मंत्री के लिए तो पूरा बंगला देना, गाड़ी देना, उनको ऑफिस देना, बहुत सारी खर्चा बढ़ जाता है। दूसरा क्या, कोई भी डिसीजन लेना हुआ कि यार अपन को तो क्विक डिसीजन लेना है किसी चीज पे, तो क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाओ। अब मंत्रिमंडल में कोई 15-20 लोग हो तो उनको तो बुला लें। अब 100-150 लोग हो जाएं उसमें मंत्रिमंडल में, तो कितने को बुलाएं, क्विक डिसीजन ले पाने में बहुत दिक्कत होती थी। तीसरा, उसके अंदर भी आपस में सामंजस्य भी नहीं बैठता था कि भाई 5 लोगों के अंदर आपस में कोऑपरेशन बैठाना आसान होता है और 50 लोगों के अंदर मतभेद अलग अलग होंगे वहां पे। इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी उस समय। तो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया कि ये 91वां संविधान संशोधन 2003 है, ये एक बहुत बड़ा अपनी राजनीति है, पॉलिटी है, अपनी जो राजनीतिक जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत अच्छा एक सुचिता का कदम था, ये बहुत ही इथिकल कदम था। उन्होंने बोला कि जो मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित होना चाहिए, तो उन्होंने बोला राज्यों के अंदर जो टोटल विधानसभा की कुल सीटें हैं, कुल सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकते आप। 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकते और 12 से कम नहीं बना सकते, ये आंकड़ा दे दिया। अब क्या हुआ, गठबंधन वाला आएगा, आके बोलेगा हमारे तो 2 मंत्री नहीं 4 चाहिए, तो बाद में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उनको कहने की उसमें आ जाता है कि देख यार हमारे तो कैप लगा हुआ है ऊपर, ऊपर क्या लगा हुआ है, एक कैप लगा हुआ है, इससे ज्यादा हम बना ही नहीं सकते। तो बाद में वो ज्यादा मतलब फालतू की जिद नहीं कर सकते, वो कहेंगे चलो तो बाद में इसमें आपको एक ही बना दो। तो ये उस समय ये कैप लगाया था कि 15% से अधिक नहीं हो सकते और 12 से कम नहीं हो सकते। कम का कैप क्यों लगाया, कम का कैप इसलिए लगाया कि कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी हो सकते हैं जो डिक्टेटर टाइप के हो सकते हैं कि किसी को मंत्री मंत्री बहुत ही कम बनाएंगे, अपन तो 4-5 मंत्री बनाएंगे, पूरा पूरा पावर हम ही रखेंगे। तो वो भी अच्छी बात नहीं है कि पावर एक जगह होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज होना भी अच्छा नहीं है, एक मतलब सही सा हो। तो वो सिस्टम बनाया था, ये कब बनाया था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में। और कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 164(1) में उल्लेख किया गया है। यहां तक क्लियर है। तो अब मेरे को बता दो कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की टोटल संख्या कितनी होगी राजस्थान में, बताओ कितनी होगी। 15% निकाल लो, 30 होगी, बस स्वाभाविक सी बात है। कितनी हो जाएगी, 30 संख्या हो जाएगी उनकी, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 200 का 15% निकालेंगे तो 200 15% अपना 30 आ गया। तो ये क्लियर है एकदम से, यही बात लिखी है। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था, इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे। मैक्सिमम सीटें कैसे निकाल जाती हैं, जय श्री शर्मा। मैक्सिमम सीट तो अपने 200 है ना राजस्थान के अंदर, वो तो हर राज्य की फिक्स होती है कि 200 सीटें अपनी, तो 200 का अपन 15% निकालेंगे तो 30 आ गया। सर हैंड रिटन नोट्स में इकोनॉमिक सर्वे न्यू होगा, इकोनॉमिक सर्वे आगे आएगा जब फरवरी में, वो वाला ऐड करेंगे अपन, अभी नहीं करेंगे। सर स्कूल में पढ़ाता हूँ, क्लास नहीं ले पाता हूँ, नेट से पीडीएफ मिलेगी ना, पीडीएफ मिल जाएगी। और गोविंद गोस्वामी, यदि क्लास नहीं ले पाते हो आप, तो ये रिकॉर्डेड क्लास भी रहती है, आप शाम को जाके देख सकते हो इसको, तो ये तो रिकॉर्डेड रहेगी, तो इसके लिए आप टेंशन ना लो, ये तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।
एक चीज जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया था, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और ऐड की जाती है, और वो क्या की जाती है? 91वां संविधान संशोधन 2003 में एक चीज और ऐड की जाती है, आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 एक कह तो अपन ने देख लिया, अब एक आता है आर्टिकल 164 एक ख। इसमें क्या उल्लेख किया गया था? इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं। 91वां संविधान संशोधन क्यों किया गया ये तो आपको पता भी चल गया। अब मतलब अब आपको रटने की, देखो ये तो चीज तो रटनी पड़ेगी वो 91वां संविधान, लेकिन अब आप उसको कोरिलेट कर लोगे, अच्छा वो क्या खानी हुई थी, क्यों हुआ था, तो आपकी याद आसानी से रह जाएगा वो फैक्ट। ठीक है, एक हुआ था 85वां संविधान संशोधन, सॉरी 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या प्रावधान किया गया था? राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने एक प्रावधान किया उस समय कि जैसे बीजेपी का विधायक है, अब वर्तमान में जैसे कांग्रेस के हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को बोलेंगे राजस्थान में, बोलेंगे आपको 5-5 करोड़ रुपए देंगे और 10 एक विधायक हमारी तरफ आ जाओ, या आपको हम मंत्री बना देंगे, इधर आ जाओ आप, तो वो इधर आ गए। फिर बीजेपी वालों ने उससे ज्यादा लालच दिया, वो उधर चले गए। फिर इन्होंने उनसे ज्यादा दिया, वो इधर आ गए। मतलब इस तरीके से अदला बदली चलती रहेगी। जनता वोट किसको देती है? किसी व्यक्ति को देती है, उसके साथ साथ पार्टी को भी तो देती है, दोनों को देती है ना। तो जनता जिसने वोट दिया उस वोट का तो अपमान किया जा रहा है ना, सीधा सीधा अपमान किया जा रहा है। तो बाद में ये सोचा कि ये तो राजनीति की जो शुचिता होती है, जो नैतिकता होती है, जो इसमें इथिक्स होती है, वो तो एकदम से ब्रीच हो रही है, वो तो सीधी सीधी टूट रही है। तो क्या किया जाए? बोले ये किया जाएगा, ये संविधान संशोधन किया और 85 के अंदर प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव के बाद में और अपना दल बदलता है, बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, या किसी भी पार्टी में जाता है, तो उसको अयोग्य माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? उस व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पार्टी बदलती उसको अयोग्य, और उस अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और यहां पे कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ये बात तो ठीक है। उस समय वो सदस्य है ना विधानसभा का, वो विधानसभा का सदस्य उससे अयोग्य हो जाएगा, उससे अयोग्य हो जाएगा, यहां तक ठीक है। लेकिन इसमें एक 52वां संविधान संशोधन किया ना, उसमें यह प्रावधान कर दिया कि कोई भी दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण कर दिया गया। क्या किया? दल बदल के आधार पर अयोग्य, ये बात लिख दी। इस बात को, इस कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये चीज आपको बहुत मतलब अच्छे से याद रहेगी आगे जाके चीजें। दल बदल के आधार पे अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन आप देखना कि मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए एक शर्त होती है ना, उस शर्त में ये लिखा होता है कि मुख्यमंत्री बनते समय वो विधानसभा का सदस्य नहीं भी है ना, तो भी उसको मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते 6 माह के अंदर उसको विधानसभा की या विधान परिषद की सदस्यता लेनी होगी। इसका मतलब जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, उस व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जा सकता है। बात तो ये समझ में आ गई आपके? तो अब मेरे को एक बात बताओ कि दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को अपन ने क्या किया? अयोग्य घोषित कर दिया, तो विधानसभा का सदस्य नहीं रहा, लेकिन वो जैसे दूसरी पार्टी में गया उसको मंत्री बना देंगे। क्या तू 5-1 महीने तक तो मंत्री रहे, और 5 महीने मंत्री रहेगा तो मंत्री पद पे रहेगा, तो तू तेरा जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर अच्छा सा काम करवा दे मंत्री के दम पे, और उसके बाद वहां से तू जीत कर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यह प्रावधान संविधान में किया हुआ है कि कोई व्यक्ति जरूरी नहीं कि विधानसभा का सदस्य हो, 6 माह तक तो वैसे भी बन सकता है, 6 माह के अंदर अंदर उसको विधानसभा की सदस्यता लेके आनी है। ये बात तो क्लियर है ना? ठीक है, तो अब इन्होंने क्या खेल किया? ये सब ऐसा करने लगी पार्टियां, भाई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करने लगी कि दल बदल लो, दल बदल के अपनी पार्टी के अंदर ले आओ, उनको उसकी सदस्यता तो चली जाएगी मान लो, लेकिन बाद में उसको अपन 5 महीने तक मंत्री रखते हैं, बाद में चुनाव होंगे, चुनाव के अंदर वो जीत जाएगा तो फिर मंत्री बना देंगे आगे। तो बाद में इसका तोड़ निकालने के 91वां संविधान संशोधन 2003 है, उसके अंदर एक प्रोविजन और किया, बोला कि कोई व्यक्ति यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होता है तो वो उसी टाइम से, जस्ट उसी टाइम से मंत्री का पद है उससे भी वो अयोग्य माना जाएगा। वो पीछे की गली निकाल रहे थे इसमें, तो इस पीछे की गली है उसका भी रास्ता उन्होंने बंद कर दिया कि यदि कोई
यदि कोई दल बदल के आधार पे, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होता है, घोषित होता है, तो वह मंत्री पद से भी, मंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री पद से भी अयोग्य माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। तो उनका ये रास्ता बंद कर दिया। तो एक तरह से 52वां संविधान संशोधन है उसको इसमें और मजबूत बनाया गया था। ये लिख लो आप, इसमें देखो यहां पे लिखा है अनुच्छेद 164 ख, ये क्या कहता है, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य विधानसभा का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो उस दिनांक से मंत्री अथवा मुख्यमंत्री पद से भी वो क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। It was added by the 91st constitutional amendment in 2003 if any member of the state legislative assembly is disqualified on the ground of the defection। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार। तो अपना आर्टिकल 164 आ गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल 164 एक क आ गया 91वां संविधान संशोधन के आधार पर क्या प्रावधान किया गया, मंत्री और मुख्यमंत्रियों की संख्या निश्चित की गई। आर्टिकल 164 एक ख या बी के अंदर उल्लेख किया गया है कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार दल बदल के आधार पर यदि कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित होता है तो वो उसी समय से मंत्री और मुख्यमंत्री पद से भी वो एक तरह से अयोग्य माना जाएगा। सर अयोग्य घोषित होने के बाद में वो सेंट्रल मंत्री बन सकता है क्या, उसको दोबारा निर्वाचित होकर आना पड़ेगा, उसको दोबारा निर्वाचित होकर आना पड़ेगा, दोबारा चुनाव होंगे, उन चुनाव में निर्वाचित होकर आएगा तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है, अन्यथा नहीं। अब आता है अपना आर्टिकल 164, 3 आर्टिकल देख लिए, अब आता है आर्टिकल 164 2, आर्टिकल 164 2, आर्टिकल 164 2 क्या कहता है, ये सिंपल सा है आर्टिकल 164 2 कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो एक होती है मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो मंत्रिपरिषद होती है उसको अपन इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। मंत्री परिषद का मतलब होता है उसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, इसके अंदर राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं और इसके अंदर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी शामिल होते हैं, तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है, ये जो मेन जो विभाग होते हैं वो दिए होते हैं, उनके ये प्रमुख होते हैं और इनकी सहायता के लिए क्या किया जाते हैं, राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं कि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, जैसे गृह विभाग बहुत बड़ा है तो अपना होम मिनिस्टर है, तो होम मिनिस्टर अकेला पूरा पुलिसिंग और सब कुछ संभाल नहीं सकता, तो उसकी सहायता के लिए एक मंत्री और बना दिया जाता है, उसको राज्य मंत्री कहते हैं। और एक जो कम प्रभाव वाले विभाग होते हैं उनका बनाया जाता है, उनको स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कहा जाता है। तो ये मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद में अलग अलग मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद इन सभी को मंत्री परिषद कहेंगे। अब यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, सर पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, दोनों में ही आएगा। देखो यहाँ पे बात लिखी है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मंत्रिपरिषद होता है ना, यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है तो वो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक मंत्री की जिम्मेदारी है, वो पूरे सरकार की जिम्मेदारी दिखा रही है। यदि एक मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया है ना तो वहां पे तुरंत प्रभाव से सरकार को या तो उसको जस्टिफाई करना पड़ता है
या सरकार को उसे पीछा छुड़ाना पड़ता है कि भाई ये इनका निजी व्यक्तित्व है, निजी इनकी राय है, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मंत्री का स्टेटमेंट समझा जाता है ये सरकार का स्टेटमेंट है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो इसका उल्लेख कहां पे किया गया? आर्टिकल 164 2 में। आर्टिकल 164 64 एक कै, एक है, और एक आर्टिकल 164 2, यहां तक तैयार हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 164 3 में। आर्टिकल 164 3 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ राज्यपाल दिलाता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा इनको ओथ दिलाई जाती है। ठीक है। राज्य का मुख्यमंत्री कार्य ग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। ये दो वर्ड और ध्यान रख लेना, पद और गोपनीयता, पद और गोपनीयता। ऑफिस एंड सीक्रेसी की शपथ ली जाती है। अब यहाँ पे देखो एक बात और लिखी हुई है, ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जो मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ है उसका उल्लेख प्रारूप है, क्या वो अनुसूची 3 में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? तो ये अपना जो शेड्यूल 3 है संविधान का, उसके अंदर उल्लेख किया गया है। इसको स्पेशली ध्यान रख लेना, इसको स्पेशली ध्यान रख लेना कि अपना शेड्यूल 3 है उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है। और शपथ का उल्लेख कहां पे दिया गया है? शेड्यूल अनुसूची 3 या शेड्यूल 3 के अंदर उल्लेख किया गया है। और ये शपथ किसकी लेते हैं? पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। गोपनीयता की शपथ क्यों दिलाई जाती है? कि मुख्यमंत्री के पास में राज्य की पूरी सीक्रेट चीजें होती हैं, उनको वो कहीं पे भी रिवेल ना कर दे, ओपन ना कर दे, ना तो आज और ना मतलब आने वाले टाइम में जब मुख्यमंत्री ना रहे उस समय। सर मंत्री हटा तो सारी सरकार हटेगी क्या? नहीं, मंत्री इस्तीफा देता है अपनी इच्छा से तो सारी सरकार नहीं हटेगी, लेकिन यदि मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो मंत्री हटेगा पद से, तो बाद में पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं आगे। आगे आता है अपना आर्टिकल 164 4। आर्टिकल 164 4 क्या कहता है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। देखो बात है 1977 की। 1977 में चुनाव हुए थे। ठीक है। 1977 में जब चुनाव हुए थे, उन चुनावों के अंदर क्या हुआ था? जनसंघ है उसको बहुमत मिला था राजस्थान में, और भैरों सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसको बनाया था? भैरों सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री। भैरों सिंह शेखावत बाबोसा के नाम से जाना जाता है इनको। भैरों सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाते हैं। उस समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, उस समय ये एमपी में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उस समय ये एमपी में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कई बार पूछा हुआ ये, एमपी से राज्यसभा के सदस्य। बाद में इन्होंने क्या किया था? छबड़ा, छबड़ा कहां पे है? छबड़ा कोटा में या बारा में? अब तो है बारा में छबड़ा, याद रखना है, छबड़ा अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको। छबड़ा अब तो बारा में है, लेकिन उस समय बारा है वो कोटा से अलग नहीं हुआ था। तो उस समय छबड़ा कहां पे था? कोटा में था। तो छबड़ा सीट से बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां से चुनाव जीत गए थे, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री मतलब कंटिन्यू रहे थे। तो जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो यही बात कह रहा है, कोई मंत्री या निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का, मतलब मंत्री या मुख्यमंत्री यदि विधानसभा सदस्य नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ती है। यदि 6 माह में भी सदस्यता नहीं लेता है तो उसकी अवधि की समाप्ति पर मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं रहेगा। ये बात लिखी हुई है कहां पे? आर्टिकल 164 4 में। मुख्यमंत्री के अंदर आर्टिकल 2 ही आर्टिकल है, एक तो 164, एक 167। 164 के सब पॉइंट 4 हैं 5, ये याद कर लेना, यहां से पूछा जाता है कई बार। तो केवल 164 से काम नहीं चलेगा, अपन को इसके सब पार्ट भी तैयार करने हैं।
ठीक है यहां तक। अब इसके पद की योग्यताएं क्या होती है मुख्यमंत्री पद की? एक तो 25 वर्ष का होना चाहिए, और दूसरा राज्य विधानमंडल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, उसके दो सदन होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, वो केवल 6 राज्यों के अंदर है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। राजस्थान में वो है नहीं। तो वो किसी भी सदन का सदस्य होगा तो उसको मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो अपना आर्टिकल 164(4) का कहता है कि मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद 6 माह तक यदि उसका सदस्य नहीं रहता है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा एक तरह से वहां से। जैसे मैंने वो भैरों सिंह शेखावत वाली बात बताई थी, वो यहाँ पे पूरी पूरी लिखी हुई है कि यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न भी है तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है, जैसे भैरों सिंह शेखावत 1977 में। लेकिन 6 माह के भीतर उन्हें विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन यदि 6 माह में भी वो सदस्यता नहीं ले पाता है तो बाद में उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। लिख लो इस बात को। चीजें देखो ये आसान बहुत है, आती हैं तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। पहली बार पढ़ रहे हैं, नए नए पढ़ रहे हैं तो बाद में ये लगती है कि यार ये पता नहीं इसमें क्या कंफ्यूजन है। बाकी इनके अपने नोट्स भी आएंगे पूरे के पूरे, जो आपको लिखवा रहे हैं ना, इनके हैंड रिटन नोट्स पिछली बार भी निकाले थे, तो वो हैंड रिटन नोट्स हैं वो अपने 1.5 महीने में अभी उनको तैयार कर रहे हैं, तो हो जाएंगे वो तैयार। तो आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख लेना। ठीक है यहां तक, चले आगे। है नेक्स्ट आता है आर्टिकल 164(5). आर्टिकल 164(5) क्या कहता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अब ये बात तो बहुत आसान सी दिख रही है सामने लिखा हुआ तो, लेकिन ऑप्शन आएगा वहां पे, एग्जाम का प्रेशर है, रिविजन नहीं किया हुआ है, एक दो बार ही पढ़ा हुआ है, तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा निर्धारित, ये किया जाता है संसद के द्वारा निर्धारित, ये किया जाता है विधानमंडल के द्वारा निर्धारित, और ये किया जाता है राज्यपाल, संसद, विधानमंडल, और ये एक दे देंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ये ऑप्शन दे दिया तो अपन सोचेंगे कि यार ये तो संसद ही करती है सब चीजों का निर्धारित, तो राज्य के अंदर संसद का कोई रोल नहीं है, ये राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और उसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 164(5) के अंदर। आर्टिकल 164(5), पांचों आर्टिकल याद हो गए क्या? 164 पांचों क्या 6 आर्टिकल हो गए ना? 164, 164, 164(1), 164(1) के, 164(ख), 164(2), 164(3), 4 और 5, पांचों हो गए। कौन बताएगा? बता दोगे आप? बताओ क्या नाम आपका है? तो सब्जेक्ट क्या आपका है? जूलॉजी। तो पिछली बार दिया था क्या? फाइनल ईयर अब की बार? बहुत बढ़िया। कहाँ से चल रही है? अच्छा, राजस्थान यूनिवर्सिटी से चल रही है। मीडियम क्या आपका? हिंदी में और इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं बहुत ज्यादा? वैसे तो सेम सही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पांचों याद हो गया आर्टिकल? हाँ बताओ। नहीं हुए अभी तक? हाँ बताओ। हैं? पूरे नहीं हुए? आर्टिकल 164 में क्या दिया हुआ है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा। और आर्टिकल 164 क और ख में क्या क्या उल्लेख किया गया? क में क्या उल्लेख किया गया आर्टिकल 164 क में? 50% क्या होना चाहिए? वोटर्स नहीं, मतलब जो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको ऐड किया गया था, उसके अंदर उल्लेख किया गया था
कि मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है, उसकी जो टोटल विधानसभा है उसकी कुल सदस्य हैं, उनका मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री सहित संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 12 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये प्रावधान क्यों किया गया था, ये भी मैंने कहानी बताई थी पूरी, कि सब भाग भाग के बोले मेरा ही मंत्री बना दो, मेरा ही मंत्री बना दो। जो अपन ने देखा था कि गठबंधन की सरकारें बन रही थी उस दौरान ख में क्या उल्लेख किया गया था, ख में क्या उल्लेख किया गया था, ख में उल्लेख किया गया था कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति विधान दल बदल के आधार पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाए थे उसके आधार पर यदि किसी व्यक्ति को विधानसभा के सदस्य से अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसके साथ ही वो मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री के पद से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वहां से भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई समझ में? कल तो याद करके आना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पूछूंगा तो सही मैं कल, साथ में जो जितना आज अपन ने पढ़ा है वो कल तो याद करना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, कल तो साथ में याद करना। और आर्टिकल 164(5) क्या कहता है कि मुख्यमंत्री के और मंत्री परिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। रह जाएगा ये। अब आते हैं आर्टिकल 167, बस इतने ही आर्टिकल है मुख्यमंत्री में। अब आगे कहानियां चलेंगी, आगे 2 दिन कहानियां चलेंगी। कहानियां भी वो मतलब याद तो करनी पड़ेंगी, लेकिन उनमें इंटरेस्ट काफी आएगा। अच्छा हीरालाल शास्त्री ने क्या किया था, कैसे CS वेंकटाचार्य मुख्यमंत्री बन गया था, जय नारायण व्यास है उसके साथ कैसे पॉलिटिक्स खेली गई थी, वो कुछ अलग ही कर रहा था, हो गया कुछ अलग ही। मोहनलाल सुखाड़िया के साथ क्या खेल हुआ था, बरकतुल्ला खान ने क्या करके गया था, हरिदेव जोशी एक हाथ वाले मुख्यमंत्री क्या हुआ था उस समय, भैरू सिंह शेखावत कैसे मंत्री बने थे। उसके बाद जगन्नाथ पाड़िया है वो अचानक कैसे महादेवी वर्मा के बारे में टिप्पणी की और मुख्यमंत्री का पद चला गया था उनका। शिवचरण माथुर है वो अंत में चुनाव के 16 दिन बचे थे तब उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो किस प्रकार से जो हीरालाल देवपुरा उनको 16 दिन के सबसे कम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है, फिर वापिस हरदेव जोशी को लाया जाता है, फिर वापिस देखते हैं कि शिवचरण माथुर को लाते हैं, फिर वापिस हरदेव जोशी को लाते हैं। तो ये अदला बदली कैसे चलती रहती है, क्या कहानी है ये पूरी, एकदम जो फिल्म में शुरू से लेके एंड तक करते हैं ना वो फिल्म बनाएंगे अपन 2 दिन में बढ़िया सी, कि कैसे कैसे उनका इस्तीफा होता है, बाद में वापस बुलाते हैं, फिर वापस बुलाते हैं, फिर वापस भैरू सिंह शेखावत आते हैं, अशोक गहलोत आते हैं, फिर वसुंधरा राजे। आगे वाला खेल तो खैर आपको पता ही है, सुना ही है आपने पिछले 5-10 साल का तो घटनाक्रम, लेकिन पहले वाला अपन पूरा जोड़ेंगे और कोई टफ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों जब अपनी क्लास एंड होगी ना तब आपको पूरा रहेगा कि अच्छा मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा ही चला था क्या ये पूरा। और परसों क्लास एंड में तो मुख्यमंत्रियों का होगा और 10 दिन बाद में जब अपना विधानसभा वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे नेताओं के नाम सुने होंगे आपने, अपने एरिया के पुराने नेताओं के नाम सुने होंगे, उनकी सबकी कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई मिलेगी यहाँ पे। तो आर्टिकल 167 देखते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, मुख्यमंत्री का क्या होता है, संवैधानिक कर्तव्य, उसका ड्यूटी होती है, कैसी संवैधानिक ड्यूटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है। उसका उल्लेख कहां पे किया गया है, 167 में। क्या संवैधानिक ड्यूटी होती है कि मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, मंत्री परिषद की बैठक हुई थी आज से 3 दिन पहले और उस बैठक के अंदर बहुत सारे डिसीजन लिए थे। एक डिसीजन लिया था कि जिले 50 से कम करके 41 कर देते हैं। वो डिसीजन किसने लिया था, मंत्री परिषद ने लिया था। वो मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, उसमें बात चली थी कि SI के पद जो भर्ती है उसको भी रद्द कर देंगे, लेकिन नहीं की थी उसमें। वो जो मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है ना वो तुरंत प्रभाव से जैसे नोटिस बनता है वो नोटिस तुरंत प्रभाव से राज्यपाल को भेजा जाता है। और वो राज्यपाल को कौन भेजता है, मुख्यमंत्री भेजता है। और ये उसका क्या होता है, अधिकार नहीं होता है, उसकी ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है उसका। यही बात पूछी जाती है कि ये उसका उत्तरदायित्व होता है, पूछा हुआ है। ये मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व होता है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। तो वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, वो भी कैसा, संवैधानिक कर्तव्य होता है। तो मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सब के सब निर्णय राज्यपाल को सूचित करना है। मुख्यमंत्री निम्न मामलों पर राज्यपाल को सूचित करेगा। पहला है राज्य प्रशासन व विधानसभा संबंधी मंत्री परिषद के निर्णय से राज्यपाल को सूचित करेगा। मंत्री परिषद जो जो डिसीजन लेगी वो उनको करेगा। दूसरा है राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वो उनको देनी पड़ेगी। प्रशासन संबंधी क्या मामला चल रहा है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से डिमांड कर सकता है कि उस जिले के अंदर सही चीजें नहीं चल रही हैं, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है, लोगों के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है और वहां पे ऐसे आंदोलन हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ बातें बताए।
तो उसके बारे में तुरंत प्रभाव से मेरे को रिपोर्ट करो। तो वो राज्यपाल को रिपोर्ट करना पड़ेगा वहां पे। तो ये उसका संवैधानिक कर्तव्य होता है। ये दो चीजें आप इसके साथ में नोट डाउन कर लो संवैधानिक कर्तव्यों के अंदर। बताओ भाई ऑनलाइन वालों, समझ में आ रही है चीजें? याद हो जाएंगी? बताओ एक बार कमेंट करके। मैं आज आज तो अपन इसमें कर लेते हैं, कल से मैं बोल बोल के लिखवा दूंगा ताकि जल्दी लिख पाओगे। ऐसे तो बहुत टाइम लगता है ना, देख देख के लिखते हो ऊपर नीचे, तो बोल बोल के लिखवा दूंगा चीजें। ठीक है। इसके बाद में कई बार क्या होता है, हाँ सर आ रही है समझ में। सर डेली क्लास कितने घंटे की होगी? यही 2 घंटे की क्लास होगी अपनी, 1.5 से 2 घंटे की। देखो अब आगे जो इम्पोर्टेंट, वीडियो के साथ ही डाल देंगे सुशीला यादव, इसके साथ ही डाल देंगे सर, इसकी पीडीएफ भी आज वीडियो के साथ ही डाल देना, बिल्कुल डाल देंगे। देखो मैं अब एक बात बताता हूँ, तीसरा कर्तव्य क्या होता है। कई बार क्या होता है कि कोई मंत्री है वो डिसीजन ले लेता है, जैसे शिक्षा मंत्री है, वो डिसीजन ले लिया अपना रीट के संबंध में कि रीट को दोबारा करवाना है, या रीट एक बार पात्रता कर ली तो उसको 3 साल तक कंटिन्यू रखना है, क्या करना है, ये एक शिक्षा मंत्री ने ले ली। तो राज्यपाल कहे कि जो मंत्री ने डिसीजन लिया है उसको मंत्री परिषद के समक्ष रखाओ। पूरा मंत्री परिषद डिसीजन लेगा, एक मंत्री नहीं लेगा। तो मुख्यमंत्री को बोलेगा कि सबके समक्ष रखाओ, तो ये भी उसका कर्तव्य होता है कि पूरे मंत्री परिषद के समक्ष किसी मंत्री विशेष के द्वारा लिया गया डिसीजन है उसको उसके समक्ष से रखवाएंगे। यही बात है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाया जाएगा उसको। Any subject on which a minister has taken a decision but the council of minister has not considered it, it has placed before the council of minister for consideration when required by the governor। यदि गवर्नर ऐसा समझता है तो उसको बाद में मंत्री परिषद के समक्ष उसको रखवाया जाएगा। याद हो जाएगा सर, अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। और कल की तारीख में जब क्लास हो उस समय तो याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में। उस समय किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं रहनी चाहिए, उस समय तो होना ही चाहिए। अब देखते हैं अपन मुख्यमंत्री के अन्य कार्य कौन से होते हैं। एक तो मुख्य मंत्री परिषद के संदर्भ में कार्य, और एक विधानमंडल के संबंध में कार्य। एक बात अपन ने पढ़ी थी यहाँ पे, मुख्यमंत्री के अन्य कार्य देखते हैं और वो कार्य देखते हैं। पहले मंत्री परिषद के संदर्भ में कार्य देखते हैं। देखो मुख्यमंत्री के बारे में अपन ने देखा, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, गवर्नर ही करता है ना। लेकिन गवर्नर के अकेले के हाथ में नहीं होता है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं बताएगा ना गवर्नर को कि इसको मंत्री बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया चाहिए, तब तक राज्यपाल उनको नहीं बना सकता है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, पहला है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
दूसरा आता है मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी करता है। अब क्या होता है कि उनके कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? राज्यपाल। राज्यपाल नहीं लेता है, इसका डिसीजन मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास से जाने वाला है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा बैठक का स्थान और समय निर्धारित करता है। उसका स्थान और समय के भी कहां पे बैठक होने वाली, कौन सी होटल में होने वाली है, जैसलमेर वाली होटल में रोकना है या बाद में जयपुर वाली होटल में रोकना है इनको, ये डिसीजन मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है। मुख्यमंत्री डिसाइड करता है कि किस दिन मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। तो मुख्यमंत्री है उसके द्वारा सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इनके मध्य विभागों का बंटवारा है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरी बात, मंत्रिपरिषद की बैठक कब होगी और कहां होगी, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और चौथा यह भी है कि यदि किसी मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के मतभेद हो जाते हैं तो उसको त्यागपत्र देने के लिए भी वो बोल सकता है कि भाई आप त्यागपत्र दे सकते हो। एक तरह से राज्यपाल तो इसमें क्या होता है, मोहरा होता है, बाकी पूरा का पूरा संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। आगे आता है नोट, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। कि भाई कई बार मुख्यमंत्री नहीं होता है तो सबसे वरिष्ठ मंत्री होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। भाई कोई भी मंत्रिपरिषद की सूचना होगी वो सूचना राज्यपाल को देने का काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में एक तरह से कड़ी के रूप में काम करता है। सर थर्ड पेपर के नोट्स कब तक आएंगे? पेपर के नोट्स आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अपना इकोनॉमिक सर्वे भी नया वाला आ जाए उसके बाद ही निकालेंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा, डाटा ये वाले पुराने हो जाएंगे। 1.5 महीना तो लगेगा ही, ये तो मान के चलो आप कम से कम। अब आता है राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री के अपने मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कार्य करे कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। स्थान कहां पे होगा और कब होगा इसका निर्धारण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री के कहने पर ही राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है। और यदि किसी मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के मतभेद हो जाते हैं तो उसको इस्तीफा, जो मंत्री होता है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। और राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच क्या करता है, एक कड़ी के रूप में काम करता है। यहां तक क्लियर है। अब आता है विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या काम होते हैं। तो विधानमंडल के संदर्भ में सबसे पहले तो भाई जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री एज ए उनके लीडर के रूप में काम करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। 3 वर्ड है, मैं आगे भी समझाऊंगा और अभी मैं समझा रहा हूं वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आते हैं जल्दी से तो आपके फटाफट ही समझ में आए। एक होता है विधानसभा का विघटन। विधानसभा होता है, इसमें एक तो होता है विघटन जिसको बोलते हैं डिजोल, ठीक है ना, इंग्लिश में डिजोल। एक होता है सत्राहूत, एक होता है सत्रावसान, ठीक है ना, और एक होता है स्थगन। क्या होता है विघटन का मतलब होता है जब विधानसभा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद में उस विधानसभा को तो समाप्त कर देते हैं और नई विधानसभा का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, इसको विघटन बोला जाता है, मतलब समाप्त कर देना, डिजोल्व कर देना उसको। लेकिन 5 साल से पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है यदि मुख्यमंत्री कह दे राज्यपाल को, राज्यपाल को कह दे कि अब भाई विधानसभा का विघटन कर दो और हम तो नए चुनाव करवाएंगे, तो उससे पहले भी उसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो विघटन का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। सेकंड चीज आती है सत्राहूत करवाना। सत्राहूत का मतलब क्या हुआ कि जैसे विधानसभा है, विधानसभा के अंदर पूरे वर्ष भर विधायक विधानसभा में बैठे रहते हैं क्या? नहीं बैठते हैं। साल में क्या 3 बार ही बैठते हैं वो। एक तो कब बैठते हैं? शीतकाल में,
ठीक है। और एक कब बैठते हैं? बजट सत्र। और एक होता है मानसून सत्र। ये 3 सत्र होते हैं। 3 ही बार विधायक हैं वो विधानसभा में आते हैं। 3 बार का मतलब 1 महीने के लिए, लगभग 1 महीना या 2 महीना इसमें, 1-2 महीना इसमें, 1-2 महीना इसमें, बाकी के टाइम विधायक है वो अपने एरिया में घूमते रहते हैं। तो इस इन जब इनका जब आते हैं यहाँ पे, तो सत्र क्या होता है? सत्र आहूत करवाना होता है उसको। सत्र आहूत मतलब सत्र प्रारंभ करना बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये जो उनको बुलाने का काम, वो सत्र बुलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जब 1-2 महीने यहाँ पे रह के कानून वानून बना लिए, उसके बाद बोलेंगे अब सत्र को समाप्त करते हैं, अब जाओ आप अपने घर पे। उसको क्या बोलते हैं? सत्र अवसान करना, मतलब सत्र को समाप्त करना। इसकी घोषणा भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्थगन, प्रोरोगेशन। स्थगन का मतलब क्या हुआ कि सत्र चल रहा है, जैसे अपनी क्लास ही चल रही है, पूरे दिन क्लास चल रही है, पूरे दिन क्लास चल रही है, तो 3-4 घंटे क्लास चलने के बाद क्या कहेंगे कि अब आपकी घंटा भर के लिए क्लास क्या करते हैं? स्थगित करते हैं, आप चाय पानी पियो और उसके बाद में अपन वापस चलाएंगे। ये बात बोल दी। या बाद में अपना जैसे बैच चल रहा है तो उसमें क्या कहेंगे कि आगामी 2 दिन तक क्लास को स्थगित की जाती है। वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे? आगामी 2 दिन तक सत्र को स्थगित किया जाता है। तो आगामी की जगह वो बोलेंगे कि 5 जनवरी तक स्थगित की जाती है, 6 जनवरी से अपनी सत्र है वो उसी हिसाब से चलेगा। तो इसको बोलते हैं स्थगन। और ये किसका काम होता है? ये कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों काम कौन करता है? राज्यपाल। और ये काम कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। बस यही बात ध्यान रखना है। और इसके अंदर इतना कंफ्यूजन रहता है, ये तीनों वर्ड लिख ही लो आप यहीं। हालांकि मैं विधानसभा वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा फिर, लेकिन फिर भी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कंफ्यूजन रहता है इनमें, ये चारों वर्डों को लेके के कौन सा क्या है पता ही नहीं है। स्पीकर ही, स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। स्पीकर के द्वारा स्थगन का काम किया, प्रोरोगेशन बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं तीनों की। तो चारों में मैंने अंतर बता दिया। अब ये चारों वर्ड ध्यान रख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कंफ्यूजन करता ही करता है। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्राहूत व सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है। क्या सत्र कब तो प्रारंभ करना है आपको, भाई कौन सी दिनांक से? ये तो देखा 3 बार होता है, शीतकाल में होता है, मानसून होता है और बजट सत्र होता है। लेकिन बजट सत्र कौन सी तारीख से स्टार्ट होना चाहिए? घोषणा कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल को दिनांक कौन बताता है? मुख्यमंत्री बताता है। मुख्यमंत्री कहता है कि भाई इतनी तारीख से अपन क्या करते हैं, इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो बाद में राज्यपाल उसकी घोषणा कर देता है। तो ये ध्यान रखना, ये लाइन लिखी हुई है ना, राज्यपाल द्वारा सत्राहूत और सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है। यही ये बात बोली गई है कि राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। और मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। जो भी सरकार की नीतियां होंगी उनकी घोषणा कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा विधानमंडल में। ये सिंपल सी बातें लिखी हुई, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री निम्न निकायों का अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल के बारे में भी लिखा जाता है कि राज्यपाल कौन कौन से निकायों का अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री कौन कौन से निकायों का अध्यक्ष होता है। तो पहला आता है राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। जो राज्य आयोजना बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, जिसका आर्टिकल 263 के अंदर उल्लेख किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, अध्यक्ष नहीं होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है उसका सदस्य। नीति आयोग का सदस्य होता है। और क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष भी होता है। जो रीजनल काउंसिल होती हैं अलग अलग, जैसे अपने पूरे देश के अंदर 5-7 जो रीजनल काउंसिल बनी हुई हैं, तो उनके अंदर उनका ये क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। उसके साथ में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। उसका क्या होता है? स्पोक्स पर्सन होता है सरकार का एज। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होता है। इसका गठन 2020 में किया गया था। और एक रीति आयोग, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का अध्यक्ष होता है। जिस प्रकार से नीति आयोग होता है वैसे ही रीति आयोग है। रीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये अपने मुख्यमंत्री का संवैधानिक प्रावधान देख लिया।
ठीक है, संविधान के अंदर इनका क्या क्या उल्लेख किया गया है वो चीज देख ली। अब अपन देखने वाले हैं कल से क्या देखेंगे, कल से अपना जो पहला मुख्यमंत्री है वहां से स्टार्ट करेंगे अपन, एच.एल. शास्त्री से। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है अपना, बस नाम तो आज याद रख लो, कल अपन इनके पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा सी.एस. वेंकटाचारी, वेंकटाचारी। उसके बाद तीसरा जयनारायण व्यास। और चौथा मुख्यमंत्री कौन है, चौथा मुख्यमंत्री कौन है जयनारायण व्यास के बाद में, टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल। और पांचवा मंत्री कौन है टिक्काराम पालीवाल के बाद में, मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में 6 नंबर पे मुख्यमंत्री कौन बनता है, बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां एक क्रिकेट स्टेडियम है ना, कहां पे है, हैं कहां है बताओ, बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम है जोधपुर में, जोधपुर में, जोधपुर में ही है, जोधपुर की थी ये। बरकतुल्ला खां है, इनको प्यारे मियां के नाम से जाना जाता है। ये जो फिरोज गांधी है ना, इंदिरा गांधी के पति, फिरोज गांधी और बरकतुल्ला खां बहुत अच्छे घनिष्ठ दोस्त थे। तो ये इंदिरा गांधी को उस समय भाभी कह के पुकारते थे, बहुत ही नेक दिल के सीधे साधे इंसान थे। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के जिनका पद पे रहते हुए देहांत हो गया था। ये पद पे थे, पद पे रहते हुए इनका दिल का दौरा पड़ा था और इनका देहांत हो गया था। हरदेव जोशी के बाद में कौन आता है, भैरों सिंह शेखावत। और उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत के बाद कौन बनता है, उसके बाद बनते हैं अपने जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के प्रथम शेड्यूल कास्ट से बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में बनते हैं शिवचरण माथुर। और शिवचरण माथुर के बाद कौन बनते हैं, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा है वो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहते हैं। और उसके बाद में हीरालाल देवपुरा के बाद कौन बनते हैं, उसके बाद वापिस हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी के बाद में मुख्यमंत्री वापिस बनते हैं कौन है, शिवचरण माथुर है, वो एक बार पहले बन गए, बाद में वापिस शिवचरण माथुर बनते हैं, वापिस हरिदेव जोशी बनते हैं, उसके बाद वापिस भैरव सिंह शेखावत बनते हैं, उसके बाद में अशोक गहलोत बनते हैं। तो वो जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूं ना, वो तो अपन ने कल डिटेल से देखेंगे ना। अभी तो व्यक्ति के आधार पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो देख लेते हैं। और उसके बाद कौन बनती है, वसुंधरा। वसुंधरा राजे। और उसके बाद 15 पे कौन बनते हैं, भजनलाल शर्मा। और वो सीक्वेंस से जो मुख्यमंत्री बनते हैं कि जैसे हीरालाल शास्त्री बनते हैं, उसके बाद सी.एस. वेंकटाचारी, उसके बाद जयनारायण व्यास, उसके बाद टिक्काराम पालीवाल, उसके बाद वापिस जयनारायण व्यास बनते हैं, उसके बाद 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं, उसके बाद बरकतुल्ला खां, उसके बाद हरदेव जोशी, बाद में भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, उसके बाद शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा के बाद में हरदेव जोशी, हरदेव जोशी के बाद में वापिस शिवचरण माथुर, फिर वापिस हरिदेव जोशी, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर भजनलाल शर्मा। ये सीक्वेंस रहता है। आप जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको लग रहा होगा कि सर ये ऐसे सीक्वेंस कैसे याद रहेगी, लेकिन मैं इतनी गारंटी लेता हूं परसों आपके पूरा मुख्यमंत्रियों का मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। कल और परसों का 2 दिन रहेगा, पूरी सीक्वेंस तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे कौन कौन मुख्यमंत्री बना था, क्या हुआ था, उनके टाइम क्या घटनाक्रम हुआ था, ये जो अब वर्तमान में अपन चीजें देख रहे हैं इसमें भी क्या उस मुख्यमंत्री का योगदान रहा है क्या, वो सब चीजें देखेंगे अपन। और वहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो अपन जो इनका व्यक्तित्व वाला पार्ट है ये कल करेंगे, एक एक मुख्यमंत्री का अपन डिटेल से पूरा उनकी स्टोरी है वो जानेंगे। तो आज तो अपन पहली क्लास थी तो अपन इसका ये संविधान वाला पार्ट है वो पढ़ लिया, कल मुख्यमंत्री वाला पार्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, कल अपनी एग्जैक्ट 11:05 पे अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो 11 बजे आप आ जाना। अभी के लिए इतना ही। ऑनलाइन वाले हैं ये पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, बाकी अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, जल्द ही वो भी अपलोड हो जाएंगे।